नमस्कार साथियों, एस्पिरेंट आईएएस पर आपका हार्दिक स्वागत है। नॉलेज इन्हांसमेंट की इस सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है राज्यपाल तथा उसकी विवेकाधीन शक्तियां। यह टॉपिक हमारे जीएस खंड 2 से रिलेटेड है, जिसमें राज्यपाल तथा उसकी विवेकाधीन शक्तियों के बारे में चर्चा की जाएगी। यह टॉपिक वर्तमान में अत्यधिक चर्चा का विषय बना हुआ है, इसलिए इस टॉपिक का चुनाव आज के लिए किया गया है ताकि इस विषय पर हम अब एक समग्र विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत कर सके, जो आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यधिक सहायक साबित हो सकता है। तो आइए इस टॉपिक का एक विश्लेषणात्मक तथा आलोचनात्मक तथा तुलनात्मक तरीके से अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम देखते हैं कि इस टॉपिक के चर्चा में रहने का कारण क्या रहा है, यह टॉपिक आज के चुनाव का कारण क्यों बना। हाल ही में तमिलनाडु के राज्यपाल तथा वहां की सरकार के मध्य कुछ विवाद उभर कर सामने आए। इसमें से प्रमुख था कि तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा तमिलनाडु के एक मंत्री को बर्खास्त किया जाना। हाल ही में हमने देखा कि तमिलनाडु के राज्यपाल ने वहां के एक मंत्री को बर्खास्त कर दिया जो उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर था। इस मामले पर वहां की सरकार यानी तमिलनाडु की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और राज्यपाल ने अपने इस निर्णय को वापस ले लिया। तो इस संपूर्ण मामले को देखते हुए इस समस्त मामले का एक विश्लेषणात्मक तथा राज्यपाल के संबंध में हमारे संविधान में क्या क्या उपबंध किए गए हैं तथा उसकी विवेकाधीन शक्तियां क्या क्या हैं जिसका वह प्रयोग कर सकता है। प्रायः देखा जाता है कि राज्यपाल तथा राज्यों के सरकार के मध्य विवाद का विषय बना रहता है। यह विवाद अत्यधिक प्राचीन काल से चला आ रहा है, यानी कि आज़ादी के बाद से ही यदि केंद्र सरकार किसी और पार्टी और राज्य में किसी और पार्टी की सरकार रहती है तो इस प्रकार के विवाद प्रायः देखे ही जाते रहे हैं। ये जो विवाद होते हैं ये किसी भी देश की संघात्मक व्यवस्था जो होती है उसके लिए अत्यधिक नकारात्मक सिद्ध हो सकते हैं और यह किसी राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था की दृष्टि से भी अत्यधिक हानिकारक होते हैं। यह भारत में लगातार देखने को मिल रहा है। हाल ही में तेलंगाना में भी इस तरीके का प्रकरण सामने आया। कुछ समय पूर्व पंजाब राज्य में भी राज्यपाल तथा राज्य के मध्य विवाद उभर कर सामने आए हैं, जो कि भारतीय लोकतंत्र तथा भारतीय संघात्मक ढांचा जो है उसके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो आइए राज्यपाल के बारे में तथा उसकी विवेकाधीन शक्तियों के बारे में तथा संघात्मक ढांचे को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या सुझाव हो सकते हैं उस बारे में भी जानने का प्रयास करें हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। सर्वप्रथम राज्यपाल के पद के संबंध में संविधान में क्या क्या उपबंध है उसको हम देखने का प्रयास करते हैं। अनुच्छेद 153 राज्य में राज्यपाल के पद की चर्चा करता है। अनुच्छेद 153 राज्य में एक राज्यपाल होगा इस संबंध में बताता है तथा उसकी राज्यपाल की व्यवस्था करता है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। राज्यपाल मुख्यतः केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। यही चीज अनुच्छेद 155 में बताई गई है कि राष्ट्रपति की नियुक्ति केंद्र सरकार यानी कि केंद्र सरकार केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। ज्ञात है कि जिस प्रकार से केंद्र की समस्त कार्यकारी शक्तियां यानी कि कार्यपालिकाई शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं, उसी प्रकार राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होती हैं। तो हमने क्या देखा कि 153 जो कि राज्यपाल के पद की व्यवस्था करता है, इसके अलावा राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होती हैं और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर की जाएगी तथा राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में राज्य में कार्य करता है। अब हम देखते हैं कि राज्यपाल की क्या विवेकाधीन शक्तियां हैं तथा वह
उनका प्रयोग किस प्रकार से उन्हें करना चाहिए जिससे भारत का संघात्मक ढांचा अक्षुण्ण रूप से बना रहे। अनुच्छेद 163 पर यदि हम नजर डालते हैं तो 163 के अनुसार राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि विवेकाधीन शक्तियों को छोड़कर राज्यपाल जो भी निर्णय ले वह मंत्रिपरिषद यानी कि राज्य की मंत्रिपरिषद के सलाह से होगा। 163 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्यपाल द्वारा जो भी निर्णय लिए जाएंगे वह राज्य की मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही लिए जाएंगे। यदि वे विवेकाधीन शक्तियां न हो तो, यानी कि एक्सेप्शन के रूप में विवेकाधीन शक्तियां जो है वह ऐसी शक्तियां हैं कि जो मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना भी राज्यपाल ले सकता है। परंतु विवेकाधीन शक्तियां अत्यधिक विवाद का विषय रही हैं। लगातार यह विवाद का विषय बनी रही हैं कि कौन सी शक्तियां विवेकाधीन हैं और कौन सी शक्तियां विवेकाधीन नहीं हैं। तो इस संबंध में हम आगे कुछ विश्लेषणात्मक तरीके से जानने का प्रयास करते हैं। राज्य की विवेकाधीन शक्तियां संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में अंतर्निहित हैं। यहाँ मिसप्रिंट हुआ है, अंतर्निहित हैं, यानी कि राज्यपाल की जो विवेकाधीन शक्तियां हैं वो संविधान में स्पष्ट रूप से दिखती नहीं है, परंतु वह संविधान में कुछ अनुच्छेदों में स्पष्ट रूप से अंतर्निहित हैं, जिन्हें हम गहन तरीके से विश्लेषण के माध्यम से समझ सकते हैं। यानी कि सबसे पहले 163 आर्टिकल में कहा गया कि राज्यपाल द्वारा किया गया हर कृत्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही किया जाएगा। यह सुप्रीम कोर्ट ने कई वादों के माध्यम से, कई केसेस के माध्यम से भी यह बताने का प्रयास किया है कि राज्यपाल द्वारा किया गया प्रत्येक कृत्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही किया जाएगा। राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों को अत्यधिक विस्तृत रूप में अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि कौन सी ऐसी शक्तियां हैं जो राज्यपाल को विभिन्न अनुच्छेदों के माध्यम से अंतर्निहित हैं तथा उनके संबंध में क्या क्या विवाद होते रहे हैं, इसको भी हम समझने का प्रयास करते हैं। तो सर्वप्रथम हमारे सामने आता है अनुच्छेद 164 ए। अनुच्छेद 164 ए मुख्यमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 164 ए राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा तथा मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करेगा। अब यह अनुच्छेद विवाद का विषय कब बन जाता है, यह समझने का विषय है। अनुच्छेद 164 के अनुसार जब मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है तो राज्यपाल द्वारा सर्वप्रथम यह देखा जाता है कि कौन सी पार्टी के पास सर्वाधिक सीटें हैं, यानी कि किस पार्टी ने सर्वाधिक सीट हासिल की है, या तो यह देखा जाएगा कि किस पार्टी को बहुमत प्राप्त हो रहा है। यदि किसी पार्टी को प्रत्यक्ष रूप से बहुमत प्राप्त हो रहा है तो उसे मुख्यमंत्री की शपथ लेने के लिए राज्यपाल द्वारा आमंत्रित किया जाएगा। परंतु यह विवाद का विषय तब बन जाता है जब किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत न प्राप्त हो तो राज्यपाल के पास यह विवेकाधीन शक्ति बन जाती है कि वह किस दल को या किस गठबंधन को मुख्यमंत्री की शपथ लेने के लिए आमंत्रित करे। यह उसके विवेक पर होता है कि सर्वाधिक सीट प्राप्त करने वाले दल को आमंत्रित करे या जो सबसे बड़ा गठबंधन है जिसके पास सर्वाधिक सीटें हैं उसको आमंत्रित करे। यह राज्यपाल का विवेकाधीन शक्ति बन जाती है, परंतु यह लगातार विवादों का विषय बना
जैसा कि हमने अभी पिछले कुछ समय पहले महाराष्ट्र के चुनाव में देखा कि किस प्रकार से ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि सुबह सुबह तड़के ही देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद की शपथ के लिए बुला लिया गया और उनको कुछ वक्त दे दिया जाता है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस करने के लिए, जो कि बहुत ही गलत निर्णय था राज्यपाल द्वारा, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और उन्होंने अपना निर्णय लिया और देवेंद्र फडणवीस ने कुछ ही देर में इस्तीफा भी दे दिया। तो यह एक अत्यधिक विवाद का विषय बन जाता है कि राज्यपाल किसे आमंत्रित करें, वह सर्वाधिक सीटों वाली पार्टी को आमंत्रित करे या सर्वाधिक सीटों वाली जो गठबंधन है उसको आमंत्रित करें। तो यह लगातार विवादों का विषय बना रहता है। आगे राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों में हम देखते हैं कि अनुच्छेद 174 आता है। अनुच्छेद 174 सदन के सत्र बुलाने, सत्रावसान के लिए तथा विघटन की शक्तियां इसमें बताई गई है। अनुच्छेद 174 में ये 3 शक्तियां राज्यपाल को दी गई हैं, परंतु ये शक्तियां राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह पर दी गई हैं। एक केस हुआ था जिसे इस संबंध में महत्वपूर्ण केस माना जाता है और इसे निश्चित ही आप याद रखने का प्रयास कीजिएगा। वह केस है रमब रेबिया केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तरीके से किया कि 174 का प्रयोग राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर, मंत्री परिषद की सलाह पर ही करेगा, यानी कि 174 का प्रयोग राज्यपाल स्वविवेक से यानी विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए नहीं कर सकता। न तो वह सत्र बुला सकता है, न वह सत्र का अवसान कर सकता है, या न तो सदन को विघटित कर सकता है। जब मंत्रिपरिषद उसे इस संबंध में सलाह देगी तभी वह इन तीनों कदमों को उठाने के लिए अधिकारी होगा। परंतु यह अत्यधिक विवाद का विषय बना रहता है। जैसे कि पंजाब में यह देखा गया कुछ समय पहले जब चन्नी की सरकार थी, तो उस समय यह देखा गया कि उन्होंने आरोप लगाया राज्यपाल की राज्यपाल बिना मतलब के सत्र को बुलाने या सत्र के अवसान में देरी करते हैं। उनके द्वारा यदि सलाह दी जाती है लेकिन वो उसको नज़रअंदाज करते हैं और अनावश्यक रूप से देरी करते हैं, तो यह अत्यधिक विवाद का विषय बन गया। परंतु 174 विवेकाधीन शक्ति कब बन जाती है? जब राज्यपाल को यह लगता है कि वर्तमान सरकार अपना जो बहुमत है वह खो चुकी है सदन में, तब वह, अगर यह उनके विवेक पर तब निर्भर हो जाता है कि यदि राज्य सरकार अपना बहुमत खो चुकी है और वह सत्र बुलाने या सत्र अवसान या विघटन का सलाह दे रही है, जो कि उस दल या उस जो पार्टी जो वर्तमान में सरकार थी उसके हित में हो सकता है, तो तब राज्यपाल अपनी विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग कर सकता है। यानी कि यदि वर्तमान सरकार के पास पर्याप्त संख्या बल न रह गई हो सदन में, तब राज्यपाल उसकी सलाह मानने को बाध्य नहीं है। तब वह स्वविवेक पर सत्र का बुला सकता है या सत्र का अवसान कर सकता है या विघटन कर सकता है। परंतु यह ध्यान देने योग्य बात है कि इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रत्यक्ष रूप से कहा कि ये तीनों शक्तियां मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही राज्यपाल द्वारा प्रयोग की जाएंगी। परंतु यह विषय भी लगातार विवादों का विषय बना रहा तथा राज्यपाल द्वारा इसका दुरुपयोग निरंतर किया जाता रहा और राज्य सरकार तथा राज्यपाल के बीच विवाद का विषय बना रहा। आगे के अनुच्छेद में हम देखते हैं जो सर्वाधिक विवादित
अनुच्छेद माना जाता है राज्यपाल की शक्तियों के संबंध में या उसके कार्यों के संबंध में, वह है अनुच्छेद 200। अनुच्छेद 200 किसी भी विधेयक पर राज्यपाल राज्यपाल की सहमति सहमति से संबंधित है। किसी विधेयक पर यह अनुच्छेद राज्यपाल की सहमति से संबंधित है, यानी कि यह विधेयक बताता है कि जब यह अनुच्छेद बताता है कि जब कोई विधेयक राज्यपाल के पास आता है तो वह उस पर क्या निर्णय ले। इस संबंध में राज्यपाल के पास कुल 4 विकल्प होते हैं। पहला विकल्प राज्यपाल के पास होता है, वह अनुमति दे। वह विधेयक पर अनुमति दे दे, यानी कि जब उसके पास कोई विधेयक आए तो वह उसे स्वीकार कर ले। दूसरा विकल्प उसके पास होता है कि वह अनुमति ना दे या उसे पूर्ण रूप से खारिज कर दे। राज्यपाल के पास तीसरा विकल्प होता है कि वह सदन को सदन को यह विधेयक पुनर्विचार के लिए लौटा दे। पहला है कि वह अनुमति दे सकता है या वह उसे खारिज कर सकता है या सदन को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। तथा चौथा है, यह राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। यानी कि अनुच्छेद 200 का प्रयोग करते हुए राज्यपाल किसी भी जो विधेयक उसके पास आता है 4 प्रकार के निर्णय ले सकता है। इन 4 निर्णयों में से किसी एक निर्णय को लेना अनिवार्य होता है जो कि संवैधानिक है। पहला है कि वह उस पर या अनुमति दे दे, यदि उस पर वह सहमत नहीं है तो वह उसको खारिज कर दे, और यदि वह उसमें कुछ बदलाव चाहता है तो वह पुनः सदन के पास उसे पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। तथा चौथा विकल्प उसके पास होता है कि वह अनुच्छेद 200 का प्रयोग करते हुए उसे राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेज सकता है। परंतु वर्तमान में यह अनुच्छेद विवाद का विषय तब बना जब 5वीं क्रिया राज्यपालों द्वारा अपना ली गई तथा उसे चलन में बना लिया। वह है कि इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। यानी कि जब विधानसभा किसी विधेयक को पारित करके राज्यपाल के पास अंतिम हस्ताक्षर के लिए भेजती है तो हम उसमें एक असंवैधानिक प्रक्रिया का चलन राज्यपाल द्वारा अपना लिया गया कि वह उस पर कोई निर्णय नहीं लेते, यानी कि उससे जेबी वीटो कर देते हैं, यानी कि उसे एक ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। उस पर उपरोक्त 4 विकल्प जो संविधान द्वारा उन्हें दिए गए हैं उन्हें न अपनाकर एक अतिरिक्त विकल्प अपनाते हैं जिसे जेबी वीटो कहा जाता है। यह पूर्ण रूप से असंवैधानिक है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने कई मामलों में इसे असंवैधानिक घोषित किया तथा राज्यपाल को यह निर्देश दिया कि किसी भी विधेयक पर उनका जो निर्णय होगा वह उपरोक्त जो ये 4 यहाँ पे बताए गए हैं ये उपरोक्त जो 4 कृत्य बताए गए हैं इन्हीं में से वह कर सकता है। इस संबंध में एक प्रमुख केस का नाम आता है जिसे हम अपने उत्तर में अवश्य डालने का प्रयास करेंगे। वह है शमशेर सिंह केस, जिसे हम डालने का प्रयास करेंगे अपने उत्तरों में। शमशेर सिंह केस, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल को
उपरोक्त जो चारों निर्णय बताए गए थे उनमें से कोई निर्णय अवश्य लेना होगा, अवश्य लेना होगा। यानी कि राज्यपाल किसी भी विधेयक को अपने पास जे भी वीटो नहीं कर सकते, उसे इस विधेयक पर कोई न कोई निर्णय अवश्य लेना होगा। इसमें विवाद इसलिए उत्पन्न हुआ क्योंकि अनुच्छेद 200 में कोई भी समय सीमा, यानी कि अनुच्छेद में कोई समय सीमा, कोई समय सीमा नहीं दी गई है। यानी कि राज्यपाल को यह निर्देशित नहीं किया गया है कि वह कब तक में इस विधेयक को लौटाएगा या पास करेगा या पुनर्विचार के लिए देगा। इसलिए इस अनुच्छेद का भारी मात्रा में लगातार दुरुपयोग होता रहा है, जिस जो राज्य तथा राज्यपाल के मध्य हमेशा विवाद का कारण लगातार बनता रहा है। वर्तमान में तेलंगाना सरकार तथा तमिलनाडु सरकार ने भी यह सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके कहा कि वर्तमान में करीब 10 से ज़्यादा विधेयक राज्यपाल के पास हमारे लंबित हैं, परंतु राज्यपाल उन पर कोई निर्णय लेने के लिए तैयार नहीं है। तो यह शमशेर सिंह मामले में स्पष्ट रूप से कहा गया कि यह एक असंवैधानिक कृत्य है। यानी कि किसी भी विधेयक को अपने पास रोकना पूर्ण रूप से असंवैधानिक है। राज्यपाल को उन्हें उपरोक्त चारों विकल्प जो उन्हें अनुच्छेद 200 के द्वारा प्रदान किए गए हैं उन पर कोई न कोई एक विकल्प अवश्य चुनना होगा। जेवी वीटो का अधिकार अनुच्छेद 200 के तहत बिल्कुल भी नहीं है, यह पूर्ण रूप से असंवैधानिक है। शमशेर सिंह केस में इस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया। तो अनुच्छेद 200 के संपूर्ण विवाद को हमने समझा। अब चलते हैं कुछ आगे की विवेकाधीन शक्तियां तथा उनसे संबंधित विवादों को देखते हैं। इसमें है अनुच्छेद 356 जो लगातार विवादों का विषय बना रहा और यह अत्यधिक रूप से इसका दुरुपयोग सबसे ज्यादा होने वाले अनुच्छेदों यानी विवेकाधीन शक्तियों में से एक रहा। अनुच्छेद 356 जो है वह राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। यानी कि जब राज्यों में प्रशासनिक तंत्र पूर्ण रूप से विफल हो जाता है तब राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को यह सलाह दी जाती है कि वह अब इस राज्य का शासन अपने हाथों में ले तथा शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए या उसे चलाने के लिए किसी अपने प्रतिनिधि को नियुक्त करे। देखा जाता है प्रायः कि अनुच्छेद 356 राज्यों के खिलाफ एक दंडात्मक कार्यवाही के रूप में किया जाता है। यह अलग अलग पार्टियों द्वारा अलग अलग विद्वेषात्मक तरीके से इसका इस्तेमाल लगातार किया जाता रहा है। पहले भी हमने कई बार देखा है कि कई राज्यों के सरकारों को एक साथ बर्खास्त कर दिया गया है अनुच्छेद 356 के माध्यम से, और वर्तमान में भी इस तरह के निर्णय हम अक्सर देखे जाते रहे हैं जो कि भारतीय संघात्मक जो सहकारी संघवाद है उसके लिए अत्यधिक हानिकारक होता है। अनुच्छेद 356 जो है वह पूर्ण रूप से राज्यपाल के विवेक पर ही आधारित होता है। जब राज्यपाल यह देखता है कि वर्तमान सरकार प्रशासन राज्य के प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए समर्थ नहीं रह गई है तो वह इस संबंध में राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है। परंतु यह देखा जाता है कि यह पार्टी, जैसे कि यदि केंद्र में कोई और राज्य में कोई और पार्टी है तो अक्सर इस प्रकार के निर्णय लेते जा रहे हैं। यह अत्यधिक महत्वपूर्ण अनुच्छेद डाला गया है जो कि भारत की अक्षुण्णता को बनाए रखने के लिए इसे डाला गया था, परंतु कालांतर में इसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे पार्टियों से विरोध जताने के लिए तथा उनसे बदला लेने के लिए इस अनुच्छेद का प्रयोग किया जाने लगा, जो कि सहकारी संघवाद की दृष्टि से अत्यधिक नकारात्मक है। इस संबंध में कई आयोग गठित हुए, जैसे सरकारिया आयोग ने, पंक्षी आयोग ने इस संबंध में अनेक सिफारिशें की, जिसको हम आगे सुझाव में देखते हैं। परंतु यहाँ पर यह समझने का प्रयास करते हैं कि अनुच्छेद 356 अत्यधिक ही विवाद का विषय बना रहा तथा यह राज्यपाल
की विवेकाधीन शक्तियों में से अत्यधिक विवादात्मक शक्ति है, जो कि राज्यों के विरुद्ध एक दंडात्मक कार्यवाही के रूप में अक्सर प्रयोग की जाती रही है। चलते हैं आगे, देखते हैं अनुच्छेद 166। अनुच्छेद 166 भी लगातार विवादों का विषय बना रहा है। यह किसी भी राज्य में यह राज्यपाल द्वारा सीएम से किसी भी मामले में रिपोर्ट मांगने से संबंधित है। यानी कि राज्यपाल को यह विवेकाधीन शक्ति दी गई है कि वह किसी भी मामले में सीएम से रिपोर्ट मांग सकता है, यानी कि उससे सवाल कर सकता है, जो कि राज्यों द्वारा इसका लगातार विरोध किया जाता रहा है कि सीएम प्रत्येक मामले में, मतलब सीएम के द्वारा यानी चीफ मिनिस्टर के द्वारा लगातार विरोध किया जाता रहा है कि राज्यपाल राज्य की प्रशासनिक कार्यवाही के प्रत्येक मामले में दखल देता है, जो कि सहकारी संघवाद की दृष्टि से सही नहीं है। इस प्रकार हमने राज्य की सभी शक्तियों को, राज्यपाल की सभी विवेकाधीन शक्तियों को अत्यधिक विस्तृत तरीके तथा विश्लेषणात्मक तरीके से देखने का प्रयास किया तथा उन्हें समझने का प्रयास किया, और विभिन्न सुप्रीम कोर्ट के जो केसेस वाद हुए हैं उनके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कब कब गाइडलाइन दी, उसके बारे में भी समझने का प्रयास किया। अब आइए कुछ भविष्य की रणनीतियों तथा समाधान के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम हमारा पहला जो समाधान है वह यह है कि पद की गरिमा बनाए रखने के लिए, यानी कि राज्यपाल एक संवैधानिक पद है। यह केंद्र सरकार की कोई नौकरी या केंद्र सरकार का जो कोई जॉब होता है वह नहीं है। यह मैं नहीं, यह सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था, जो कि विभिन्न मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्यपाल जो होता है वह केंद्र सरकार की नौकरी नहीं है, यानी कि यह एक गरिमापूर्ण पद है। इसकी नियुक्ति की जो प्रक्रिया है उसमें संशोधन होना चाहिए। यह सिफारिश किसकी है? यह सिफारिश सरकारिया आयोग की है। यानी कि सरकारिया आयोग ने बताया कि राज्यपाल की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है उसमें संशोधन होना चाहिए। तो यह जो रणजीत सिंह सरकारिया आयोग गठित किया गया था केंद्र तथा राज्यों के संबंधों की जांच करने के लिए, उसने इस सिफारिश को दी। उसने बताया कि सर्वप्रथम किसी भी राज्यपाल की नियुक्ति विधि विशेषज्ञ, यानी कि कोई व्यक्ति राज्यपाल तभी नियुक्त होगा या तो वह विधि विशेषज्ञ हो या प्रसिद्ध न्यायविद हो, तभी उसे राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया जाएगा। अगला है कि या तो वह शिक्षाविद हो, कोई बहुत बड़ा शिक्षाविद हो। इसके अतिरिक्त राज्यपाल की नियुक्ति के लिए एक समिति बनाई जाए। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए एक समिति बनाई जाए जिसमें प्रधानमंत्री होगा, गृह मंत्री होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, विपक्ष का नेता होगा, तथा जिस राज्य में उस राज्यपाल की नियुक्ति होगी वहां का चीफ मिनिस्टर होगा। इस समिति को बनाने का सुझाव सरकारी आयोग ने दिया था। इस समिति में भारत का प्रधानमंत्री होगा, भारत का गृह मंत्री होगा तथा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, और जिस राज्य में उस राज्यपाल की नियुक्ति होगी वहां का
चीफ मिनिस्टर तथा विपक्ष का नेता होगा, जो कि अत्यधिक ही प्रोग्रेसिव तरीके की समिति तथा प्रोग्रेसिव तरीके का सुझाव सरकारिया आयोग ने राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में दिया, जो कि अत्यधिक ही लाभकारी सिद्ध हो सकता है यदि इस गाइडलाइन को, इन सिफारिशों को सरकार द्वारा मान लिया जाए। तो सरकारिया आयोग की सिफारिश को हमने देखा। आगे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट की एसआर बोम्मई दिशा निर्देश को देते हैं, जो कि अत्यधिक महत्वपूर्ण मामला हुआ था, जो कि 356, जिसे हमने पहले देखा, 356 के विवाद 356 के विवाद पर ही यह मामला 1997 में हुआ था, जिसमें एसआर बोम्मई की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कई दिशा निर्देश दिए, जिसमें महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है कि सहकारी संघवाद, ये जो है वो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश है, यानी कि सहकारी संघवाद मूल ढांचा है। सहकारी संघवाद भारत के संविधान का मूल ढांचा है, जिसे अक्षुण्ण बनाए रखना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त धर्मनिरपेक्षता सहकारी संघवाद का धर्मनिरपेक्षता मूल ढांचे का ही भाग है, इसे भी अक्षुण्ण बनाए रखना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त एसआर बोम्मई में 356 के प्रयोग के विषय में भी कुछ निर्देश दिए गए। इसमें बताया गया कि जब राज्यपाल को यह पूर्ण विश्वास हो जाए कि राज्य अब प्रशासनिक दृष्टि से पूर्ण रूप से अक्षम हो गया, यानी कि जो सरकार है वह पूर्ण रूप से अब राज्य को चलाने के लिए अक्षम हो गई है, तभी वह 356 की सिफारिश करेगा। इन सभी गाइडलाइंस को जो एसआर बोम्मई मामले में दी गई सुप्रीम कोर्ट द्वारा, उसे हम अपने उत्तरों में लिखने का प्रयास करेंगे तथा समझने का प्रयास करेंगे। तो इसमें हमने मुख्य क्या देखा कि सहकारी संघवाद को बनाए रखना है, जो कि केंद्र और राज्य के संबंधों को आगे ले जाता है। इसके अलावा धर्मनिरपेक्षता मूल ढांचे का हिस्सा है। इसके अलावा 356 का प्रयोग तभी होगा जब पूर्ण रूप से यह सिद्ध हो चुका हो कि वर्तमान राज्य सरकार प्रशासनिक ढांचे को बनाए रखने में अक्षम है। इसके अतिरिक्त नमब रेबिया केस सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइंस को हम देखते हैं। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने 174 आर्टिकल जो है 174 अनुच्छेद के संबंध में दिशा निर्देश दिए। इसमें उन्होंने बताया कि राज्यपाल इस अनुच्छेद का प्रयोग नहीं कर सकता। राज्यपाल इन अनुच्छेदों का प्रयोग तभी करेगा जब मंत्रिपरिषद द्वारा उसे सलाह दी गई हो। क्या था कि ये अनुच्छेद सत्र बुलाने तथा अवसान और विघटन से संबंधित है, यानी कि राज्यपाल सदन का सत्र तभी बुला सकता है या उसे अवसान कर सकता है या उसे विघटित कर सकता है जबकि राज्य की मंत्रिपरिषद उसे ऐसा करने के लिए सलाह दे। इस प्रकार के सर्वोच्च न्यायालय की जो गाइडलाइंस थे विभिन्न केसों के माध्यम से आगे की जो राह हो सकती है उसको हमने देखा। और केंद्र सरकार को तथा राज्यपाल को यह चाहिए कि वह इन सभी गाइडलाइंस का पालन करे, क्योंकि राज्यपाल एक अत्यधिक गरिमापूर्ण पद है और यह सहकारी संघवाद को बनाए रखने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण पद है। अतः इसकी गरिमा को बनाए रखना जाना अति आवश्यक है और केंद्र राज्य संबंधों को बनाए रखना भी अति आवश्यक है, क्योंकि राज्य और
राज्यपाल के मध्य यह विवाद राज्य के विकास पर प्रत्यक्ष रूप से असर डालता है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक तथा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अन्य इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।